नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात में बात चुनावी राज्य पंजाब की करते हैं, जहां आने वाले दिनों में वोट डाले जाएंगे, यानी चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले आज जो कुछ लुधियाना में हुआ, उसने सुरक्षा के साथ साथ कई और सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब चुनाव को रक्त रंजित करने की कोई साजिश रची जा रही है? चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गाड़ियों के शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए। फर्श पर बिखर गए कांच और टूटी हुई दीवार। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में आज दोपहर धमाके से आतंक फैल गया। इमारत का मलबा बता रहा है कि धमाका कितना जोरदार रहा। दूसरी मंजिल पर लेडीज टॉयलेट में हुए धमाके से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हैं। देख सकते हैं कि ब्लास्ट इतना भयानक था, इतना जोरदार ब्लास्ट था कि जो ग्लास थे दूर दूर तक ग्लास जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह पड़े। जो बाथरूम जो हाल था, बाथरूम के चिथड़े उड़ गए हैं। बाथरूम का एक एक जो ईंट है निकल के बाहर हो गई। धमाका दूसरी मंजिल पर हुआ, लेकिन असर नीचे खड़ी गाड़ियों तक साफ नजर आया। धमाके की इंटेंसिटी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। खुफिया सूत्रों का मानना है कि लुधियाना में हुए बम विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट समेत कुछ और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया होगा। साथ ही जो शख्स यह बम लेकर आया, संभवतः उसने यह बम इंटरनेट देखकर बनाया होगा, क्योंकि जिस तरह से बम ऑपरेट किया गया उससे साफ जाहिर होता है कि यह किसी मंजे हुए खिलाड़ी का काम नहीं है। कोर्ट परिसर में धमाका निश्चित रूप से सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है, लेकिन इस धमाके की गूंज अब सियासत का शोर बनकर निकलने लग गई है। मुख्यमंत्री चन्नी इसे शराब माफियाओं और नशे के खिलाफ हुई कार्रवाई से जोड़कर देख रहे हैं। जिस दिन ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। साफ है कि सीएम चन्नी का इशारा हाल के दिनों में हुए बेअदबी की कोशिश की तरफ था, जिसने पंजाब के सियासी पारे को बढ़ा दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी विस्फोटक के तार सियासत से जोड़कर देख रही है। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। पिछली बार उन्होंने मौड़ में बम ब्लास्ट करवाया था, पर पंजाब के 3 करोड़ लोग एक मुट्ठी की तरह एक हैं। यही एकता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। यदि हम उठा करके देखें, 5 साल पहले भी विधानसभा के चुनाव से पहले इस तरह के प्रयास हुए थे, और एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष के संबंध भी, उनके जनप्रतिनिधियों के भी, उनके चुनाव में खड़े होने वाले प्रतिनिधियों के भी सूत्र उन सब घटनाओं से जुड़े थे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने तो धमाके को लेकर जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये साफ दर्शाता है कि एक खास कम्युनिटी दी पोलराइजेशन दे वास्ते, उन्हां नूं अड्ड करन दे वास्ते, उन्हां नूं डरा के भय तंत्र दे नाल कैसे पासे मुड़िया जा रहा है, जिहड़ा पंजाब दे लई बहुत खतरनाक है। पंजाब इन्वॉल्व नहीं, इहदे च शक दे घेरे च एजेंसियां आउंदियां। अदालत में धमाके को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? विस्फोटक कोर्ट के अंदर कैसे पहुंचा? धमाका साजिश के तहत हुआ तो खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही पंजाब के हालातों को देखते हुए वहां की सुरक्षा एजेंसियों को आगाह किया था कि इन हालातों का फायदा असामाजिक तत्व उठा सकते हैं। लिहाजा वहां के धार्मिक स्थलों और महत्वपूर्ण संस्थानों पर विशेष निगाह रखी जाए। इस अलर्ट को अभी 7 दिन भी नहीं बीते थे कि लुधियाना में बम धमाका हो गया। अदालत के अंदर हुए धमाके को लेकर केंद्र ने चन्नी सरकार से रिपोर्ट भी तलब की है। हालांकि पंजाब के गृह मंत्री रंधावा टोपी ट्रांसफर के खेल में जुट गए। आईबी ने साडे पंजाब पुलिस पहले ही अलर्ट सी,
ਆਈਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ अगर आईबी का अलर्ट था तो पंजाब पुलिस क्या कर रही थी? इस सवाल का जवाब तो सुखजिंदर रंधावा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन देना तो इन्हीं को है। बहरहाल चुनावी मौसम में पंजाब में धमाके ने कई दावों को ध्वस्त कर दिया है और अब सुरक्षा की जगह धमाके को सियासी रंग देने की कोशिश की जाने लगी है। तो पहले पंजाब में बेअदबी का मामला, अब कोर्ट परिसर में ये बॉम्ब ब्लास्ट, सियासत पूरे जोरों पर है। इसी बीच सचिन हमारे जो सहयोगी हैं वो ज्यादा जानकारी लेकर हमसे जुड़ रहे हैं, लुधियाना में मौजूद हैं, उस मौके पर मौजूद है जहां पर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। सचिन, ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री चन्नी के द्वारा कि जिस व्यक्ति ने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया है या जो भी है वो उस ब्लास्ट में ही खत्म हो गया है, तो क्या ये आत्मघाती बम था या क्या डिटेल्स निकल कर सामने आ रही है? जी देखिए, पहले तो पुलिस जो है हर एंगल से इसकी जो है डिफरेंट एजेंसीज जो हैं उनको इन्वॉल्व करके जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। एनआईए और एनएसडी जो हैं, इस वक्त हम बिल्कुल लुधियाना कोर्ट जहां है, पहले हम एक जो मंजर आपको दिखाएंगे ये बिल्कुल सामने है और बिल्कुल कॉर्नर पे जो सामने जो दो गाड़ियां दिख रही हैं इनके बिल्कुल टॉप पे सेकंड फ्लोर पे ये ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि लोहे की जो खिड़की थी वो टूट के इन गाड़ियों के ऊपर गिर गई थी। तो फिलहाल हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज भी यहां पहुंचे हैं क्योंकि ये कोर्ट से जुड़ा मामला है, कोर्ट में ये ब्लास्ट हुआ है। पर निश्चित तौर से ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है क्योंकि इतने ज्यादा एंट्री पॉइंट्स हैं यहाँ 12 के करीब और 2 मेटल डिटेक्टर्स वो भी फंक्शनल नहीं थे, तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है ये पंजाब पुलिस के, पंजाब की सिक्योरिटी एजेंसीज के लेवल पे। हाँ, इसमें एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि राजनीतिक तौर से इसको अगर देखें तो 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ठीक 4 दिन पहले मौड़ में एक बम धमाका हुआ था और आज तक 5 साल हो गए हैं उस बम धमाके को और कोई भी आरोपी उस बम धमाके का आज तक पकड़ा नहीं गया है। हालांकि 3 लोग उसमें नॉमिनेट हुए हैं पर आज तक उस बम धमाके का कोई आरोपी आज तक पकड़ा नहीं गया। और अब ये पंजाब के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ये जो धमाका है ये निश्चित तौर से जो सिक्योरिटी लैप्स है उसको जो है एक्सपोज करता है और साथ ही साथ ये आने वाले जो समय है पंजाब का विधानसभा चुनावों से पहले उसको लेकर जरूर इशारा करता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सुरक्षा एजेंसियों से एक बड़ी चूक हुई है। कोर्ट परिसर में इस तरीके से बम का यानी विस्फोटक का पहुंच जाना, विस्फोटक कोर्ट के अंदर आखिर कैसे पहुंचा? एबीपी न्यूज इस समय एक बड़े सवाल उठा रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। धमाका आतंकवादी साजिश है, लुधियाना ब्लास्ट जो कोर्ट परिसर में हुआ है, धमाका खुफिया एजेंसियों की क्या नाकामी है? आखिर कोर्ट परिसर जिसको सुरक्षित माना जाता है वहां तक ये विस्फोटक पहुंचा कैसे? धमाके के बाद सुरक्षा जरूरी है या सियासत? जिस तरीके से तमाम जो सत्ताधारी दल है वो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से कीचड़ उछाली जा रही है या एक दूसरे को ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि धमाके के बाद सुरक्षा जरूरी है या सियासत? लेकिन हाँ, सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चूक सुरक्षा एजेंसियों से जरूर हुई है और पंजाब हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस धमाके को लेकर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माफ कीजिए, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर चिंता जताई है। तो बड़ी खबर इस समय की, सीजेआई एनवी रमन्ना ने चिंता जताई है लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट को लेकर। पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात भी की एनवी रमन्ना ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। तो लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की चिंता बहुत वाजिब है। जिस तरीके से कोर्ट परिसर में ये ब्लास्ट हुआ है और बड़ा ब्लास्ट है, ये कोई छोटा ब्लास्ट नहीं है। जिस तरीके का नुकसान इस ब्लास्ट के बाद देखने में आया, ये एक बड़ा ब्लास्ट है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बातचीत भी की, इस पूरे ब्लास्ट को लेकर जानकारी भी ली और अब चिंता जताई है लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट को लेकर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने। तो लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चिंता जताई है। को तो लूट और वही हाल अयोध्या में मचा हुआ है। बीजेपी विधायकों से लेकर वहां तैनात रहे
कई अधिकारियों पर अब औने पौने दामों पर जमीन खरीदने के आरोप लग रहे हैं। क्योंकि राम नाम पर मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में जमीन के दामों ने आसमान छूना शुरू किया, तो सत्ताधारी नेताओं ने बिना किसी देरी के करोड़ों के वारे न्यारे कर दिए। मगर अब खेल धीरे धीरे खुलने लगा और इसमें अधिकारियों की भी संलिप्तता सामने आने लग गई। जिन अधिकारियों के नाम अपने रिश्तेदारों की जमीन खरीद में आ रही है, उसमें कमिश्नर MP अग्रवाल के ससुर KP अग्रवाल के नाम पे जमीन खरीदी गई। वहीं तत्कालीन जिलाधिकारी अनुज झा ने अपने पिता बद्री झा और चाचा संगम झा के नाम पे जमीन खरीदी। ये बिल्कुल सामने ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये 1 बीघा जमीन जिलाधिकारी अनुज झा के पिताजी और चाचा जी के नाम पे है। इसके अलावा इस जमीन के ठीक पीछे जहां थोड़ी दूरी पर वो DIG जो तत्कालीन थे दीपक कुमार, उनकी साली महिमा ठाकुर के नाम पर खरीदी गई। मतलब DM से लेकर DIG तक हर किसी ने किसी न किसी अपने के लिए बैनामा और रजिस्ट्री करवा रखा है। मतलब जांच में भी फंसने का कोई चांस नहीं। मगर जमीन के नाम पर गोरख धंधा तो हुआ और विपक्ष अब हमलावर है। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा नैतिकता के प्रतीक थे, अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का यह आरोप इसलिए क्योंकि अयोध्या में SC समुदाय की जमीन को भी खरीद लिया गया, जबकि SC की जमीन कोई SC ही खरीद सकता है। हमारे माझा बरहाटा के जितने दलित से सारी जमीन उन लोगों ने दिया कि हम यहाँ स्कूल बन जाएगा, कॉलेज बन जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी, सबको कहकर नौकरी लेकर गया था। वो अपने आदमी के नाम, एक रुंगही नाम का कोई प्रयागराज में इलाहाबाद में रहता, उसके नाम खरीदवाया। जब फंसा तब कौड़ियों के भाव अधिकारियों को जमीन उसने देना शुरू कर दिया। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हर कोई जमीन विवाद से अपना पल्ला झाड़ने में लगा है। हर आदमी कहता है हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन नाम तो बड़े बड़ों के सामने आ चुके हैं जिन्होंने अपनों या अपने रिश्तेदारों के लिए बढ़िया दांव देखकर जमीन लिखवा ली। और वो नाम कुछ ऐसे हैं: पुरुषोत्तम दास गुप्ता, पूर्व चीफ रेवेन्यू ऑफिसर अयोध्या; खब्बू तिवारी, विधायक रहे BJP के; दीपक कुमार, पूर्व DIG अयोध्या; वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक BJP; ऋषिकेश उपाध्याय, मेयर BJP; आयुष चतुर्वेदी, पूर्व SDM अयोध्या। और ऐसे करीब दर्जन भर नाम हैं जिनके रिश्तेदारों के नाम पर अयोध्या में जमीन खरीदी गई। अब चुनाव से पहले विपक्ष इसे मुद्दा बना बैठा है और सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। CM योगी की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द मांगी गई है। तो भारत की बात में वक्त तो स्पेशल रिपोर्ट का है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, वो आपको बता दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अगले आदेश तक आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। तो चलिए भारत की बात में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। ओमिक्रॉन के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जिस तेजी के साथ ये आंकड़ा लगातार ओमिक्रॉन पीड़ित लोगों का बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो हर गुजरते दिन के साथ ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। स्थिति को देखते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर समीक्षा बैठक बुलाई है। चिंता वाली बात यह है कि देश में ओमिक्रॉन के मामले 270 के पार पहुंच चुके हैं और 17 राज्यों में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। सवाल यह भी है कि क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हम वो कर रहे हैं जो करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी सवाल पर पटना से दिल्ली तक जवाब खोजती हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। से कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं? हम लोग के नहीं है। पास में नहीं है तो लगाए किसे, दो दिए हैं। मास्क
कहाँ लगाए जाते हैं? मास्क नहीं, अभी ड्यूटी आवर में हूँ ना। मास्क का मास्क कब आया? मेरा यार टूट गया। मास्क का है? मास्क तो जेब में है सर। सर मास्क क्यों नहीं पहना आप? एक्चुअली हम गमछा लेके चले हैं तो। आपका मास्क अरे गिर गया। सुन रहे हैं ना, किसी का मास्क थैले में है तो किसी का जेब में, किसी का मास्क गिर गया है तो कोई मास्क लगाना भूल गया है। सवाल सिर्फ एक है कि मास्क कहाँ है, लेकिन पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हर किसी के पास अपने अपने टाइप का बहाना है। मास्क कहाँ है? मास्क जेब में। जेब में क्या कर? अभी नहीं, बाथरूम से आया था ना, हाथ धोए थे इसीलिए। हम हर समय नहीं पहन सकते हैं, कान दर्द होने लगता है। बहाना क्या है इसमें? अरे जनाब, कान दर्द होने लगा है तो मास्क नहीं लगाएंगे, और मास्क नहीं लगाएंगे तो क्या संक्रमण फैलाएंगे? हम यकीन से कह सकते हैं, दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में बिना मास्क के टहलते इन लोगों में से कोई भी कोरोना की दूसरी लहर का आतंक नहीं भूला होगा। माना कि हालात काबू में आ गए, माना कि संक्रमण काल का भयानक दौर गुजर गया, लेकिन हमारी ये लापरवाही तीसरी लहर को न्योता देने का काम कर रही है। क्यों नीचे करा? हाँ? नीचे क्यों करा हुआ था? जैसे अब खाना उना अभी नाश्ता करके आए थे, हम भूल गया था इस चक्कर से, इसलिए। हाँ जी। सुबह सुबह का वक्त है और एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एक बस स्टॉप पर मौजूद है, जहां लोग काम पर जाने की जल्दी में हैं। आनंद विहार दिल्ली और यूपी के बॉर्डर का इलाका है। अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी है और रेलवे स्टेशन भी, यानी दूसरे शहर और राज्यों से भी लोग इस इलाके में आते जाते हैं। मास्क क्यों नहीं पहने भैया? कुछ नहीं हुआ, मास्क है थैला में। थैले को जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है तो पहन लेंगे आगे जाके। भैया मास्क कहाँ है? लगा रहा हूँ। मास्क कहाँ है? मास्क ये रहा। पहना क्यों नहीं? पहन रखा है। पहना है ना, कैमरा को देख के। सर मास्क नहीं लगाया आप? मास्क है। जेब में क्या कर रहा है सर मास्क? जेब में क्या, ध्यान भूल गया मैम लगाने के लिए। मास्क कहाँ है? मास्क लगा रही हूँ। मास्क कभी सुना नहीं आपने? रूम पे है, अभी कंपनी जाएंगे तो मास्क लेंगे। कैमरा देखकर मुंह पर मास्क चढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं थी। आनंद विहार के बाद आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले चलते हैं, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत मास्क पर रियलिटी चेक के लिए मौजूद थे। जैसे आप इस समय देख सकती हैं, कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिनमें से किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। तो इस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है जिसमें खतरा हो सकता है लोगों को। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पैर पसारते खतरे के बीच रेलवे स्टेशन पर हजारों की भीड़ उमड़ रही है। प्लेटफॉर्म से गुजरती इस लोकल ट्रेन को देखिए, बिना मास्क लगाए लोग दरवाजों पर खड़े हैं। हमने जब लोगों से मास्क न पहनने का कारण पूछा तो बहानों का तो जैसे पिटारा खुल गया। आप मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा लेते हैं। कोई जवाब है? नहीं, लगा लेते हैं। कोई जवाब है? नहीं, जब क्यों नहीं मास्क लगाया? लगा लेंगे भाई साहब। लगा लेंगे तो ठीक है, लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दिल्ली में नहीं है ना इसका खतरा ज्यादा। उम्र कितनी है? 75 प्लस लोगों को तो बाबूजी बहुत खतरा है ना जी। तो मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? ओह सॉरी सर, अभी हम वो किया।
रेलवे स्टेशन पर पूरा परिवार मौजूद है। पति मास्क नीचे करके फोन पर बात कर रहे हैं और पीछे पत्नी बच्चों से बात कर रही है। किसी ने मास्क नहीं पहना है, लेकिन वजह सबके पास है। Actually, I have some breathing issues. छोटा बच्चा भी He don't wear actually. That's why. ये उस दिल्ली का हाल है जहां महाराष्ट्र के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले हैं। आंकड़ा 60 के पार जा चुका है, लेकिन हर कोने में सिर्फ लापरवाही की तस्वीर है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि पिछले साल दिसंबर के मुकाबले अब देश में मास्क का इस्तेमाल 60% कम हो चुका है, जो बेहद खतरनाक है। मास्क के इस्तेमाल में कमी आने की वजह से भारत डेंजर जोन में प्रवेश कर चुका है। एक तो मास्क नहीं और ऊपर से दिल्ली के बाजारों में उमड़ती भीड़। तस्वीरें दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट की हैं, जहां संवाददाता इलाका आजमी रियलिटी चेक के लिए मौजूद थी। सिर्फ जगह का नाम बदल रहा था, तस्वीर हर जगह एक जैसी, मानो हर कोई एक दूसरे को लापरवाही के इस कंपटीशन में पीछे छोड़ने की होड़ लगा रहा हो। और भैया क्या नाम है? ये इनसे बात करो, ये इनसे बात करो। क्या हुआ, मास्क क्यों? नहीं, ये लीजिए। इनकी वजह से बातें कर रहे थे ना, आए थे ये गांव से। आप मास्क लगा लीजिए। मास्क लगा करके बात। ये इनसे बात, अभी ये आए हैं गांव से, इनसे बातें कर रहा था, इसलिए मास्क नहीं लगाया। मीडिया से आए हैं, मीडिया से। अच्छा, मीडिया से आए हैं। ये लो मास्क लगा लेते। क्यों नहीं लगाया? मैडम जी कहीं नहीं लगाया, मैं बात कर रहा था, इस वजह से मैं हट गया। क्या मास्क लगा के बात नहीं हो पाती? हो पाती है, लेकिन पूरी नहीं हो पाती ना। जबकि डॉक्टर बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके ही हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। दिल्ली के बाद आपको सीधे गोवा ले चलते हैं। गोवा, जो क्रिसमस से लेकर नए साल के जश्न के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। गोवा के हालात का जायजा लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि नए साल के जश्न के साथ साथ नए साल की शुरुआत में ही गोवा में चुनाव भी हैं। और ये देखिए, काला चश्मा यहाँ हर किसी की आंखों पर आसानी से दिख रहा है, लेकिन मास्क लगाने में शायद लुक खराब होने का खतरा नजर आता है। अरे भैया, पहले जान जरूरी है या जश्न? लेकिन ये बात जश्न मनाने वालों को कहाँ समझ आ रही है, वरना गोवा से लेकर श्रीनगर तक एक जैसी तस्वीरें नहीं दिखती। ये राजस्थान से नए साल का जश्न मनाने आया ग्रुप है, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। जी सर, हम क्रिसमस मनाने आए हैं यहाँ पे, और हम फुल एंजॉय करने आए हैं। 25 तारीख को यहाँ पे क्रिसमस है, हम यहाँ पे फुल एंजॉय करेंगे और यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। तो कितने बंदे आए हैं? हम 6 जने आए हैं सर। तो आपने मास्क नहीं पहनी है, क्या क्रिसमस जरूरी है या जिंदगी जरूरी है? जी, जिंदगी जरूरी है सर। तो फिर? जी सर, सॉरी सर। आप इस वक्त डल पर है, विदाउट मास्क है आप, तो क्या कहना चाहती है? विदाउट मास्क तो इसलिए क्योंकि वहाँ से आए थे ना पानी से, इसलिए। एबीपी न्यूज बार बार यही कह रहा है कि जश्न को जानलेवा मत बनाइए, हालात की गंभीरता को समझिए। लेकिन गंभीरता समझने को कोई तैयार नहीं है, और जब मास्क न लगाने पर सवाल करो तो लोग बहस करना शुरू कर देते हैं। पटना में संवाददाता निधि ने सवाल पूछे तो देखिए क्या हुआ। ये जो बगल वाले सर है, इनको देख करके भी मास्क नहीं लगाया? नहीं, हम दोनों वैक्सीन ले चुके हैं। दोनों वैक्सीन लिए, उसको कोरोना नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है, जो बाहर से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, उसको हो रहा है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं, साल से है अंटाघाट में, 2 साल में आज तक किसी का रिकॉर्ड नहीं की। आप क्या वैज्ञानिक हैं? हम वैज्ञानिक। क्या डेटा सर्वर है? नहीं जी, डेटा सर्वेयर है आप, तो आपको कैसे पता कि किसको हुआ है? नहीं, किसी को नहीं हुआ अंटाघाट में। कैसे इतने दावे के साथ? कैसे दावे के साथ? सुनिए, ये सब बातें जो है ना बाद में कीजिएगा, सबसे जरूरी है आपके लिए मास्क पहनना। हाँ, वो तो जरूरी है ही। ये तो पहनना पड़ेगा, मास्क पहन के रखे। समय मास्क पहनना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? अमित। अमित नाम है? हाँ ठीक है। और यहीं पर रहते हैं आप? आपको मालूम है कि पुलिस आपके पास आ सकती है, आपको फाइन चढ़ सकती है? फाइन, आपको फाइन देना पड़ता है मैम, हर समय नहीं पहन सकते हैं, कान दर्द होने लगता है। यही तो देश को समझना है कि जब आफत सिर पर आकर खड़ी हो जाएगी, उस वक्त संभले तो क्या संभले। सावधान तो पहले ही हो जाना है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से कई गुना तेजी से फैल रहा है। सबसे बुरे हालात ब्रिटेन में हैं। 22 दिसंबर को ब्रिटेन में कोरोना के 1,06,122 मामले सामने आए हैं, जबकि वहां ओमिक्रॉन के कुल 74,089 मामले हो चुके हैं।
अमेरिका में एक दिन के अंदर कोरोना के कुल 2,32,283 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि ओमिक्रॉन के कुल 2,625 केस हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अमेरिका में जिन मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, उनसे पता चला है पिछले हफ्ते कोविड-19 के जितने नए मामले आए, उनमें 73% के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट जिम्मेदार था। और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत के मामले भी सामने आने लगे हैं। ब्रिटेन में 18 मौतें हो चुकी हैं, अमेरिका में 1 मौत हुई है और इजराइल में ओमिक्रॉन से 1 जान जा चुकी है। लेकिन हम बैठकें तो कर रहे हैं पर फैसले नहीं ले रहे। मिसाल के तौर पर चुनावी रैलियों पर कोई रोक नहीं लग रही। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और हर पार्टी पूरे दल बल के साथ मैदान में है। मोदी, आवाज रुकनी नहीं चाहिए, मोदी। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने अपने सर्वे में सवाल पूछा था कि बढ़ते कोरोना की वजह से क्या नेताओं की रैली पर रोक लगनी चाहिए। 78% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 22% लोगों ने ना कहा है। जहां भी भीड़ लगेगी वो संक्रमण का जरिया बनेगी। और ऐसी ही एक चुनावी रैली में कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह दिया कि जिन्हें दोनों डोज लगे हैं उनका ओमिक्रॉन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी दुनिया के अंदर एक नया जो वायरस आया है, इसका कोरोना का, दुनिया के तमाम देशों को उसने पस्त कर दिया है। अमेरिका को भी, यूरोप के तमाम देशों को, रूस को, चीन को। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वैक्सीन बनी है, ये वैक्सीन इतनी प्रभावी है कि जिसने दोनों डोज वैक्सीन की समय से ले ली है, कोरोना के दूसरा जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, यह उसका कुछ नहीं कर पा रहा है। योगी आदित्यनाथ आप राज्य के मुखिया हैं, आपकी जानकारी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। और सटीक जानकारी क्या है, ये एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय राय बता रहे हैं। मतलब इम्यून एस्केप होने के चांसेस हैं। साउथ अफ्रीका में केसेस हुए, उनमें भी जो है आपका ऑलरेडी फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। जो 2 हांगकांग में थे, दोनों जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। इजराइल में केसेस हुए, इवन जो है बूस्टर लेने के बाद भी। तो इसलिए जो है हाईली इन्फेक्शियस है। एक इम्यूनिटी स्केप होने के चांसेस है, वह जो है जो इम्यूनिटी स्केप के मेन चांसेस अभी जो केसेस मेनली रिपोर्टेड हैं, वह जो है वैक्सीनेटेड ग्रुप में है। यानी जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज के साथ बूस्टर लगा है, उन्हें भी संक्रमण हो रहा है। लेकिन वैक्सीन जरूरी है क्योंकि उससे संक्रमण भयानक नहीं होगा। हिंदुस्तान को संभल कर रहने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि 10 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगी है, जबकि 26 करोड़ 61 लाख लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लगनी बाकी है। और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच देश के कई राज्यों में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के एक पोस्टर पर लिखा हुआ है, पहली लहर में अनुभव नहीं था, दूसरी लहर में ऑक्सीजन नहीं थी और अब तीसरी लहर में डॉक्टर ही नहीं है। सवाल ये है कि जब डॉक्टर ही हड़ताल करेंगे तो इलाज कौन करेगा? हड़ताल का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार को चाहिए कि डॉक्टर्स की बात सुने ताकि डॉक्टर्स ड्यूटी पर लौटकर कोरोना से लड़ाई करें, सिस्टम से नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।